हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में जो हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी का वो डिस्कस करेंगे। दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें 150 क्वेश्चन हर एक पेपर में होता है। अभी हम पहले पेपर 1 डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट्स में होगा वीडियो, 50 क्वेश्चन इन ईच पार्ट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक पीएससी, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सेट या पीजीटी एग्जाम, तो उसके लिए दिस वीडियो इज अप्रोप्रिएट एंड यू कैन वॉच टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। मेंटल रिटार्डेशन इज एसोसिएटेड विद, तो हमको पता है मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो किस में हो जाता है, वो डाउन सिंड्रोम में होता है। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन्वॉल्व्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में ये आ रखा है। ठीक है, पहले हमको पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दिया है, और इन्होंने 4 स्टेजेस में बताया है, ARPM। पहले है अटेंशन एंड रिटेंशन, तो A इज फॉर अटेंशन, R इज फॉर रिटेंशन, P इज फॉर प्रोडक्शन एंड M इज फॉर मोटिवेशन। तो अटेंशन एंड रिटेंशन हो गया हमारा, प्रोडक्शन भी हो जाएगा और मोटिवेशन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड सी कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड पे, ए एंड सी दे आर करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। डिफरेंट इमेज फ्रॉम ईच आई यूज्ड फॉर डेप्थ परसेप्शन। अलग अलग आईज में इमेजेस कहाँ बनती है? रेटिनल डिस्पैरिटी में बनता है। तो डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। पहले देख लेते हैं, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसको ही यही करेक्ट होना चाहिए, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। परसेप्चुअल सेट क्या कह रहा है कि रीडनेस टू नोटिस और रिस्पॉन्ड टू एक्सपेक्टेड स्टिमुलाई, यही तो होता है परसेप्चुअल सेट, तो ये भी करेक्ट है। फिर विजुअल क्लिप्स का क्या दिया हुआ है? विजुअल क्लिप नहीं, विजुअल क्लिप होना चाहिए, राइट। विजुअल क्लिप्स का क्या दिया हुआ है? इन्फेंट रिलेक्टेंस टू क्रॉस एंड ओपोनेंट ड्रॉप इंडिकेटिंग डेप्थ परसेप्शन, ये भी करेक्ट है। फिर सी का 4, बाइनोक्यूलर कन्वर्जेंस, आई मसल मूविंग एट डिफरेंट एंगल्स डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, ये ही तो है ना। मोनोक्यूलर क्यों होता है, बाइनोक्यूलर क्यों होता है? दिस इज पार्ट ऑफ बाइनोक्यूलर, ये हो जाएगा। एंड रिलेटिव साइज क्या कह रहे हैं? डेप्थ जज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम साइज प्रोजेक्ट डिफरेंट रेटिनल इमेज, ये रिलेटिव साइज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन विच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज फॉलोड? 4 शेड्यूल्स होते हैं रीइंफोर्समेंट के, ठीक है। कौन सा फॉलो हो रहा है? व्हेन अ कंपनी रिवॉर्ड्स द सेल्समैन एवरी टाइम, हर बार, ठीक है, आफ्टर ही सेल्स 5 कार, हर बार 5 नंबर जो है कार का वो फिक्स है, तो फिक्स हो जाएगा। एंड एवरी टाइम कह रहे हैं, तो एवरी टाइम क्या हो जाएगा? रेशियो शेड्यूल हो जाएगा, तो ये फिक्स रेशियो शेड्यूल हो जाएगा। अगर आफ्टर एवरी 5 डेज कह रहे होते या 10 डेज कह रहे होते तो वो इंटरवल हो जाता, ठीक है। देन अ पेरेंट deliberately ignores child temper tantrum in an attempt to discourage them, ठीक है। पेरेंट चाह रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं कि बंद कर दे कोई बिहेवियर, तो ये किस में होता है? एक्सटेंशन में होता है, ठीक है। कंडीशनिंग में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो ये किस में होता है? एक्सटेंशन में होता है। अ चाइल्ड क्लीनिंग हिज रूम टू स्टॉप हिज मदर स्कोल्डिंग, क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव बिहेवियर में, ओके, बाय रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट। ये किसका डेफिनेशन है? ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का है, तो यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सही आंसर हो जाएगा। सेवेंथ है एन इंक्रीज और डिक्रीज इन रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू द रीइंफोर्समेंट, मतलब रीइंफोर्समेंट अगर ज्यादा कर दे, अगर हम 10 रुपए की जगह इंसान को 50 रुपए देने लगे तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर 50 रुपए देते थे तो अब 10 देने लगे तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रेस्पी इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में के आता है ना, जो हल्का जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी उसमें के आता है, दैट इज फॉर क्रिस्पी इफेक्ट ओनली। देन नेक्स्ट है, अगेन मैच द फॉलोइंग, फॉरवर्ड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस, बैकवर्ड एंड ट्रेस कंडीशनिंग। सबसे पहले कंडीशनिंग स्टिमुलस प्रिसीडेड अनकंडीशनल, अनकंडीशन स्टिमुलस, तो पहले CS हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? फिर UCS हो रहा है, मतलब पहले बेल बज रही है, फिर खाना दिया जा रहा है। तो ये किस में होता है? फॉरवर्ड कंडीशनिंग में होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का यही हो जाएगा, ए का फर्स्ट, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया है, बाकी चेक कर लेते हैं।
साइमल्टेनियस में दोनों साथ साथ होते हैं, तो कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस अकर टुगेदर, तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है, पहले खाना दे देते हैं, राइट, तो पहले यूसीएस होगा, उसके बाद क्या होगा, सीएस होगा, तो यहाँ पे ये इसका डेफिनेशन हो गया। अनफ्रेस में क्या होता है, एक टाइम गैप होता है, एक छोटा सा गैप होता है, जिसके बाद क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन एंड रीजन। असर्शन कह रहा है इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट demonstrates that operant conditioning cannot fully override genetically predisposed behavior। ये तो सही है ना, जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज बिहेवियर है उसको किसी भी तरीके की लर्निंग जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकती। ये कहना किसका है, ये इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट का है। सिंपल मतलब है कि हमने जितना भी रीइंफोर्समेंट करके, पनिशमेंट करके, रिवॉर्ड देकर एक डॉग को हमने सिखा दिया कि फूड आपको कोई लीवर प्रेस करने पे या कुछ प्रेस करने पे मिलेगा, ठीक है, उसके बाद भी उसकी जो आदत है स्निफ करने की, डिक करने की, एक टाइम के बाद वो कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड बिहेवियर है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। अब रीजन क्या कह रहे हैं, एनिमल्स रिवर्ट टू स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर when conditioned stimuli become strongly associated with food। this is also the correct reason। तो यहाँ पे both assertion and reason are true और reason इसका correct explanation भी है, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको 2 बार रीड करने वाला क्वेश्चन है ये। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग, इजी ही होता है मैच द फॉलोइंग। अगर आप पीएससी का पेपर दे रहे हैं तो इस लेवल का तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इजी हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले टोलमैन के बारे में दिया हुआ है। टोलमैन ने क्या दिया था, क्या दिया था, लेटेंट लर्निंग के बारे में बात करी थी, कॉग्निटिव मैप के बारे में बात करी थी, राइट। कोलर ने क्या, चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और इनसाइट लर्निंग की बात करी थी। तो जो आहा मूवमेंट था, सडन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एलिमेंट, ये कोलर का हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर 1 ही है। फिर भी देख लेते हैं थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसकी बात किसने की थी, थॉर्नडाइक ने की थी। फिर सेलिंग ने मैंने किसका कॉन्सेप्ट दिया था, लर्न्ड हेल्पलेसनेस का दिया था। सो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्रेक एंड टल्विंग की जो थ्योरी है, क्रेक एंड टल्विंग की कौन सी थ्योरी है, इन्होंने प्रोसेसिंग के बारे में बताया है कि 2 तरीके से प्रोसेसिंग होती है, एक शैलो होती है और एक डीप लेवल वाली होती है, राइट। तो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग ऑलवेज लीड्स टू बेटर रिकॉल, ऐसा तो नहीं है ना, फोनोलॉजिकल रिकॉल मीनिंग से ज्यादा थोड़ी बेटर होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। डीपर एंड इलेबोरेटिव प्रोसेसिंग इंक्रीजेस रिकॉल, ये सही बात है। फिर भी और देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल एनकोडिंग इज इक्वली इफेक्टिव एज इलेबोरेटिव, नहीं, ठीक है, इलेबोरेटिव ज्यादा बेटर होती है। शैलो में स्ट्रक्चरल आ जाती है, इलेबोरेटिव जो है वो किस में आ जाती है, वो डीप में आ जाती है। देन रिट्रीवल इज अनअफेक्टेड बाय एनकोडिंग डेप्थ, नहीं, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी अलग बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन कोलर चिंपैंजी स्टैकिंग बॉक्सेस टू रीच बनाना, अभी बताया था, ये जो कोलर वाला था, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइट लर्निंग हो जाएगा ना, ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनसाइट लर्निंग। देन अगेन मैच द फॉलोइंग, मेंटल क्या क्या दिया है, स्कीमा, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और फ्लैश बल्ब मेमोरी। mental structure of organized knowledge that helps individual understand and interpret new information। ये तो डेफिनेशन है ना, किसकी डेफिनेशन है, स्कीमा की ही तो डेफिनेशन है। देन ऑटोबायोग्राफिकल, एक तो ए का फर्स्ट ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया यहीं से, ठीक है। फिर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, पर्सनल रिकलेक्शन ऑफ लाइफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस, ये भी इसकी डेफिनेशन है। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या होता है, एक्टिवली बिल्डिंग न्यू रिस्पॉन्सेस, इंटरप्रिटेशन और स्ट्रक्चर बाय कंबाइनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद आर एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस्ड मीनिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्लैश बल्ब क्या होता है, कोई सरप्राइजिंग इवेंट, कोई शॉकिंग इवेंट होता है, उसके बारे में जब हमको रिकलेक्शन होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको भेद होता है, ज्ञान होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लैश बल्ब मेमोरी कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेमोरी प्रोसेस, सबसे पहले क्या होगा, एनकोडिंग होगी क्या, नहीं, सबसे पहले क्या होगा, हम अटेंशन देंगे किसी भी चीज में, ठीक है, अटेंशन दिया हमने, फिर एनकोडिंग होगी, फिर स्टोरेज होगा, फिर रिट्रीवल होगा। सबसे पहले सी, देन ए, देन बी एंड डी, CABD, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट कंटेन्स नॉलेज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, आपसे किसी ने पूछा इंडिया का कैपिटल क्या है, चाइना कहाँ है, ठीक है, चाइना का कैपिटल कहाँ है, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये नॉलेज के बारे में है, फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, तो सिमेंटिक में आ जाएगा, राइट।
दो तरीके से होता है ना, डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है और नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में सीमेंटिक हो जाता है और एपिसोडिक हो जाता है। प्रोसीजरल जो होती है वो नॉन डिक्लेरेटिव में आ जाती है, जैसे साइकिल चलाना, ठीक है, जूते का लेस बांध लेना, शूज का लेस बांध लेना, सब प्रोसीजरल में आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉलेज, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, तो सीमेंटिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनकोडिंग स्ट्रैटेजीज इज मोस्ट लाइकली टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म रिट्रीवल? रीडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है, बट डीप प्रोसेसिंग नहीं करेगी ये, राइट। कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब हम पुरान मतलब कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग नॉलेज से कनेक्ट करते हैं तो उसका मीनिंगफुल जो होता है, मीनिंग जो उसका होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब उसका जो मीनिंगफुलनेस जो होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं एलैबोरेटिव प्रोसेसिंग हो जाती है उसकी, राइट। इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अवॉइडिंग रिट्रीवल प्रैक्टिस टू प्रिवेंट कंफ्यूजन, नहीं, हमको तो रिट्रीवल प्रैक्टिस करना होता है, अवॉइड नहीं करना होता है। फोकसिंग ओनली ऑन रोट मेमोराइजेशन, नहीं, वो भी शैलो प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सीरियल पोजिशन कर्व, किसका कॉन्सेप्ट है ये, एबिंगस का है, राइट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ रिकॉल ऑफ वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट एंड द मिडिल, बिगिनिंग में तो होता है पर मिडिल में नहीं। क्या कह रहे हैं, डिमिनिश बाय द एंड ऑफ द लिस्ट, नहीं, ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ रिकॉल ऑफ वर्ड्स इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लिस्ट, प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट कह रहे हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग फॉरगेटिंग। अब फॉरगेटिंग की अलग अलग थ्योरीज है कि फॉरगेटिंग क्यों होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला है डीके थ्योरी, अज्यूम्स न्यूरल ट्रेसेस डिग्रेड यूनिफॉर्मली विद टाइम। अगर हम मेमोरी को यूज नहीं करते हैं बहुत लंबे टाइम तक तो धीरे 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 वो डिके हो जाती है, तो ये सही है। इंटरफेरेंस थ्योरी सजेस्ट stored memories may remain intact but become inaccessible due to competing information। ये भी तो ठीक है ना, प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं हम यहाँ पे। रिट्रीवल फेलियर एग्जाम्पल इज अ टिप ऑफ टंग, हाँ, टिप ऑफ टंग का मतलब यही होता है कि है तो दिमाग में पर हम उसको लेके नहीं आ पा रहे हैं जुबान तक, राइट, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। Then proactive interference occurs when new learning blocks recall of old material। नहीं, ये किसकी डेफिनेशन है, ये प्रोएक्टिव की नहीं है, रेट्रोएक्टिव की है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेट्रोएक्टिव, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स डीप प्रोसेसिंग ड्यूरिंग एनकोडिंग। डीप प्रोसेसिंग कब होती है, बताया था ऑलरेडी, जब हम मीनिंग की बात करते हैं, ठीक है, जब हम रिलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे रिपीटिंग अ फोन नंबर ओवर एंड ओवर अंटिल यू कैन डायल इट, नहीं, ये रहेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में बट इवेंचुअली ये चला जाएगा, राइट। विजुअलाइजिंग द सीन, मेंटल इमेज क्रिएट करेगा, नहीं। रिलेटिंग द नंबर टू योर बर्थडे और अ पर्सनल एक्सपीरियंस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन 3 हमारा डीप प्रोसेसिंग के लिए करेक्ट है। देन अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज क्रोनोलॉजिकली, देखो उन्होंने बता दिया आपको कैसे करना है, उन्होंने क्या बता दिया कि आपको कैसे करना है, आपको मीनिंग देना है और चीजें याद करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हर एक थ्योरीज का बाइक किस ईयर में आई है आपको कैसे कर सकते हैं, आप डीप प्रोसेसिंग के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी है, ठीक है, ये जो टल्विंग वाली थी वो 1975 में आई थी और जो क्रेक एंड लुकार्ट वाली थी वो 1972 में आई थी, ठीक है। फिर सीमेंटिक नेटवर्क मॉडल आई गेस 1969 या 70 में था ये। एटकिंसन एंड शिफ्रिन का तो हमको पता है 1968 में था। और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग वाली जो है ये 1986 की है, राइट। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो सी ही आएगा, ठीक, और सी के बाद क्या आएगा, बी, सी बी देन ए और डी, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग, आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक, सीमेंटिक, एपिसोडिक और नॉन डिक्लेरेटिव कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी लास्टिंग 2 to 4 सेकेंड्स, तो ऑडिटरी कह रहे हैं तो ऑडिटरी किस में होता है, इकोइक में होता है, तो बी का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर विजुअल सेंसिंग मेमोरी लास्टिंग ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आइकॉनिक हो जाएगा, ए का 3 और बी का 5, ए का 3 एंड बी का 5, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तभी बाकी हम चेक कर लेते हैं। सीमेंटिक, सीमेंटिक का कौन सा कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 डिक्लेरेटिव मेमोरी, डिक्लेरेटिव ही तो होती है, नॉलेज और मीनिंग पे बेस्ड होती है, तो सी का हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है।
इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट का मतलब अनइंटेंशनल जो हमारे पास रहती है, वो नॉन डिक्लेरेटिव हो जाएगा, प्रोसीजरल हो जाएगा, तो ई का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन अ स्टूडेंट हु लर्न्स फ्रेंच फाइंड इट्स ईजियर टू लर्न स्पेनिश लेटर। ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया ना। एक चीज हमको जब दूसरी चीज सीखने में हेल्प कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर। Then which of the following correctly illustrate principles of elaborative encoding? ठीक है, मेथड ऑफ लोका, इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं ना, जिससे हम ज्यादा अच्छे से चीजें याद करके रख पाते हैं। मेथड ऑफ लोका है मतलब लोकेशन वाला जो था, वर्क्स बिकॉज स्पेशियल लोकेशन सर्व एज रिट्रीवल क्यू, ये तो सही है। चंकिंग, चंकिंग का मतलब जो हम ब्रेक डाउन कर देते हैं बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में। It enhances recall by reducing the effective load on working memory. This is also correct. Okay, this A and B both are correct. Then maintenance rehearsal produces stronger long-term retention than elaborative rehearsal. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटेनेंस रिहर्सल अच्छा रिटेंशन प्रोड्यूस करता है, बट इलेबोरेटिव से ज़्यादा नहीं। क्यों? मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, हम रोड लर्निंग कर रहे हैं, हमने कोई एक लाइन पढ़ी, उसको हम बार 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 रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बट इलेबोरेटिव में हम मीनिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिटेंशन देता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है वो गलत हो जाएगा। फिर पेगवर्ड मेथड एड्स मेमोरी बाय लिंकिंग आइटम्स टू प्री लर्नड राइमिंग क्यू। वो है ना 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर, दैट इज ओनली पेगवर्ड सिस्टम, तो ये भी सही है। तो ए बी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर। The next is arrange the following to increasing order of duration of storage. तो सबसे ज्यादा स्टोरेज का किस में होती है, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये फोर्थ आ जाएगा, उसके पहले शॉर्ट टर्म में। ठीक है, और सबसे ज्यादा कम किस में होती है, आइकॉनिक मेमोरी में होती है, और उससे ज्यादा 2 से 4 सेकेंड तक इकोइक में रहती है। तो सी बी ए डी, सी बी ए डी ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एक्सपेरिमेंट ग्रुप ए लर्न्स लिस्ट 1 देन लिस्ट 2। अब ग्रुप बी ने सिर्फ क्या किया, सिर्फ लिस्ट 2 को लर्न किया। रिकॉल के टाइम पे ग्रुप ए परफॉर्म्स वर्स्ट ऑन लिस्ट 2 देन ग्रुप बी। ठीक है, इन्होंने लिस्ट 1 जो है वो पढ़ा था, लिस्ट 2 जो है वो पढ़ा था, और कह रहे हैं लिस्ट 2 जो है उसमें इन्होंने ज्यादा बुरा परफॉर्म किया। ठीक है, ये क्यों हुआ, हमने पढ़े हैं दो तरीके के इनहिबिशन, एक प्रोएक्टिव एक रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, कि जो पुरानी इंफॉर्मेशन होती है, जो ओल्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो इंटरफेयर करती है न्यू के साथ। तो यहाँ पे लिस्ट 1 जो है उसने क्या कर दिया, लिस्ट 2 के रिकॉल को इंटरफेयर कर दिया। राइट, तभी तो लिस्ट 2 का नहीं याद आ पाया उतने अच्छे से। तो ये हमारा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, या प्रोएक्टिव इनहिबिशन हो जाएगा। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। Positive transfer occurs only when two tasks are identical in every element. ऐसा नहीं है, कुछ कॉमन चीज होनी चाहिए, कुछ कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, बट एकदम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अगर एकदम आइडेंटिकल है तो क्या ही लर्निंग है, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर का तो ये गलत दे रखा है। नेगेटिव ट्रांसफर में अकर व्हेन प्रीवियसली एक्वायर्ड हैबिट इंटरफेयर विथ न्यू लर्निंग, दिस इज करेक्ट। जीरो ट्रांसफर का मतलब है नो मेजरेबल इफेक्ट ऑन न्यू टास्क, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पार्शियल ट्रांसफर का मतलब होता है फैसिलिटेट भी करेगी लर्निंग और इंटरफेयर भी करेगी। आपने जर्मन सीखी पहले, ठीक है, और अब आप फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो जो एक की वोकैबुलरी है वो हो सकता है कि क्या करे, फैसिलिटेट करे, पर जो ग्रामर है वो इंटरफेयर करे। राइट, तो ये भी करेक्ट डेफिनेशन हो गई। तो हमारा बी सी डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देन अगेन मैच द फॉलोइंग, इजी है, अगर आप ऐसे इसको दूर से ही देखेंगे ना, तो देखो मैजिक नंबर 7 प्लस माइनस 2 है, माइलर का है, तो यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 2 में दिया है, तो चलो 3 और 4 देख लेते हैं फिर। ठीक है, फिर एटकिंसन शिफ्रिन दिया हुआ है, तो सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो ए का 5 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप और क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हैं, बैडली हिच का दिया हुआ है। बैडली हिच का क्या है, वर्किंग मेमोरी मॉडल है ना, फोनोलॉजिकल लूप, स्केचपैड और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, इसी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मैच द फॉलोइंग, रेट्रोगेट एमनीसिया इंटरोगेट। रेट्रोगेट क्या होता है कि हम पुरानी मेमोरीज जो होती है वो भूल जाते हैं ब्रेन डैमेज के बाद, लॉस ऑफ पास्ट मेमोरीज बिफोर ब्रेन डैमेज। ठीक है, आप अपना नाम भूल गए, अपना पता भूल गए, ठीक है, आपकी शादी हुई है कि नहीं आप भूल चुके हो, वो क्या है, रेट्रोगेट एमनीसिया है। ठीक है, इनएबिलिटी टू रिकॉल अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स, ये सबके साथ ही होता है, इसको इनफैंटाइल कहते हैं। हमको अपने बचपन की हर एक चीज, जब हम 2 साल के थे, 1.5 साल के थे, याद तो नहीं है ना,
तो वो क्या हो जाएगा, इनफैंटाइल हो जाएगा। तो ए का 2 2 में है, ठीक है। फिर डी का भी हमने देख लिया, डी का क्या 1 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर से हम देखने के लिए, कोर्साकॉफ क्या होता है, कि थायमिन डेफिशिएंसी और अल्कोहलिज्म की वजह से जो मेमोरी लॉस होता है, दैट इज कोर्साकॉफ। तो सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इंट्रोगेट का मतलब होता है आपको आगे की कुछ चीजें याद नहीं हो रही है, पुरानी चीजें याद है, इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज आफ्टर ब्रेन डैमेज, इंट्रोगेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक द करेक्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन स्ट्रेंथेंस एंड इनकरेक्ट एसोसिएशन वीकन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मतलब क्वेश्चन क्या है, एक और बार रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक द करेक्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन स्ट्रेंथेंस एंड इनकरेक्ट एसोसिएशन वीकर बिकॉज, ठीक है। ये कह रहे हैं कि क्यों स्ट्रेंथन होता है, क्यों वीक होता है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटर्स विजिलेंस नहीं, अटेंशन का तो कुछ लेना देना इससे है नहीं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्शन, ये करेक्ट आंसर होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर एक कैट ने या रैट ने, जिसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसने लीवर प्रेस किया, उसको खाना मिला, तो वो एसोसिएशन इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। उसने 10 बार प्रेस किया, 12 बार प्रेस किया, कुछ भी नहीं हुआ, तो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका है, कॉन्सिक्वेंस होगा ऑर्गेनिज्म के एक्शन का, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्लिंग्स पार्शियल रिपोर्ट मेथड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। स्पर्लिंग ने क्या बताया था कि सेंसरी मेमोरी कैपेसिटी इज एक्सट्रीमली लिमिटेड, होल्डिंग ओनली 4 to 5 आइटम्स। नहीं, पार्शियल रिपोर्ट ने ये तो नहीं बताया था। आइकॉनिक मेमोरी हैज अ लार्ज कैपेसिटी बट वेरी ब्रीफ ड्यूरेशन, हाँ दिस इज करेक्ट, ठीक है। उन्होंने बोला था कि इसकी कैपेसिटी तो बहुत होती है पर बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए होती है, सबसे कम टाइम के लिए आइकॉनिक ही होती है ना, उसके बाद ही कोई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन वाई डू eidetic जो भी लोग बोलते हैं प्रोनाउंस करते हैं, इमेजर्स गेन लिटिल एडवांटेज इन टेस्ट, दे फेल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। तो एडवांटेज थोड़ी है ये। दे रिटेन सरफेस लेवल विजुअल इमेजेस बट विदाउट डीपर सिमेंटिक एनकोडिंग, ये सही है। उनको सब चीज याद रहेगी, क्या चीज कहाँ है क्या नहीं है, ठीक है। उस क्योंकि उनके दिमाग में वो इमेज जो होती है वो सेट हो जाती है एक छोटे से मतलब एक बहुत कम अमाउंट के लिए, कम टाइम लिमिट के लिए, ठीक है। लेकिन उनको उसका मतलब नहीं पता होता है, जो सिमेंटिक एनकोडिंग होती है ना वो नहीं होती है, तो डीप प्रोसेसिंग जो होती है वो नहीं होती है। उनको शैलो लेवल पे याद होता है किसकी पोजीशन कहाँ है, ठीक है, कौन सा फॉन्ट है, कौन सा उन्होंने कलर यूज किया है, ये सब चीजें उनको याद रहेगी। तो यहाँ पे सेकेंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी बोनो, एडवर्ड डी बोनो ने क्या दिया था, लेटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। उन्होंने क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी बोनो लेटरल एंड वर्टिकल थिंकिंग हेल्प इन। लेटरल थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग आउट आउट ऑफ द बॉक्स, राइट, कि हमको बहुत सारे पॉसिबल सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के जैसे हो जाएगा। और वर्टिकल थिंकिंग का स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके कुछ एक जो भी सोल्यूशन निकल के आता है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। Then arrange the following steps in solving a real life problem। ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है, जॉब हंटिंग है ग्रेजुएशन के बाद। ये अगर आप नेट या सेट की तैयारी करो तो इस तरीके के क्वेश्चंस कम ही आएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हे 6 स्टेज मॉडल, सबसे पहले क्या होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे ना हम। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद सोल्यूशन खोजने लगेंगे क्या, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो उसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे फिर। तो एफ के बाद सी कहाँ है, एफ के बाद सी जो है ऑप्शन नंबर 1 में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं, फिर प्लान करेंगे सोल्यूशन को, हाँ, देन प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके, देन इवेलुएट करेंगे प्लान को, और फिर हम क्या करेंगे, जो सोल्यूशन है उसको इवेलुएट करेंगे। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर रहेगा। देन लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, एलपीटी जिसको हम कहते हैं, एक सेल्यूलर मैकेनिज्म है थॉट टू अंडरलाई मेमोरी फॉर्मेशन, यस, उसमें ये काम करता है, ठीक है। अब रीजन क्या कह रहे हैं, एलटीपी इन्वॉल्व्स रिड्यूस साइनेप्टिक सेंसिटिविटी, एलटीपी में रिड्यूस थोड़ी होगी साइनेप्टिक सेंसिटिविटी, ये तो इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड फ्यूअर रिसेप्टर साइट, नहीं, ज्यादा रिसेप्टर साइट्स होते हैं, एएमपीए रिसेप्टर साइट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन, मतलब सिर्फ असर्शन हमारा सही होगा, आर जो है दैट विल बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट अ पर्सन डज इन अ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है। स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव बैलेंस जो है वो अप्रोच अप्रोच में देखते हैं, तो यहाँ नहीं होगा। स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव अवॉइडेंस में देखते हैं, यहाँ पे मल्टीपल अप्रोच कह रहे हैं,
तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैलेंसेस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफरिंग अ बोनस टू एन एम्प्लॉय फॉर द इंक्रीज परफॉर्मेंस एट वर्क प्लेस, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो नहीं है ना, दिस इज प्योरली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ओनली। अचीवमेंट मोटिवेशन तो मैक्लिन की थ्योरी पे है, तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो देख के हमको लगता है कि हमसे नहीं बनेंगे, ठीक है, पर आप अगर उसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे ना, ऑप्शंस देखेंगे, तो दिस इज इजी वन। डाइवर्जन, कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन बिहेवियरल डिस्ट्रैक्शन, सिचुएशन डायरेक्टेड कॉग्निटिव एंगेजमेंट और सिचुएशन डायरेक्टेड बिहेवियर एंगेजमेंट। देखो सबसे पहले डाइवर्जन कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन, तो डू समथिंग, तो चीज करना तो बिहेवियर में आ जाएगा ना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। थिंक समथिंग प्लेजेंट और एब्सर्डिटी, तो यहाँ पे सोचने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निटिव की बात कर रहा है, तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का 3 देखते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइवर्जन बिहेवियरल डिस्ट्रैक्शन, डू समथिंग है, ठीक है, कुछ करेंगे ना, बिहेवियर में बिहेवियर परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे बी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देन सिचुएशन डायरेक्टेड कॉग्निटिव एंगेजमेंट, तो यहाँ पे थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगेन थिंकिंग वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव है, तो सी का 4 हो जाएगा। देन सिचुएशन डायरेक्टेड बिहेवियर एंगेजमेंट, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, टेक एक्शन, बिहेवियर है ना, ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग है, कैथेक्सिस दिया है, प्रेम्प्ट्री बिहेवियर, होम्योस्टेसिस, हेडोनिज्म। प्लेजर एंड हैप्पीनेस आर चीफ गोल्स इन लाइफ, ये किसका है, ये हेडोनिज्म का ही तो है, तो डी का 4 हो जाएगा, ऑप्शन 1 में ही दिया है, यहीं पे हमारा आंसर आ गया। तभी भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, होम्योस्टेसिस क्या होता है, इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल बैलेंस, जो हमारी बॉडी की किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो टेंडेंसी होती है उसके बारे में है, तो सी का 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रीएम्प्टिव बिहेवियर क्या होता है, एक्शंस ऑफ बिहेवियर दैट सीम टू बी मैंडेटरी, हाँ, बट एक्चुअली जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं, करने ही होते हैं, वो वाली चीज हो जाती है। इन कैथेक्सिस का कॉन्सेप्ट तो किसने दिया था, फ्रॉइड ने दिया था। एन अटैचमेंट टू सम ऑब्जेक्ट दैट इज डिजायर्ड बट नॉट बीन अटेन्ड, यस दिस इज कैथेक्सिस, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम, बहुत इजी है, जनरल से स्पेसिफिक की बात करते हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग, स्पेसिफिक से जनरल की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 ही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ethologists assert that the probability of occurrence of a response increases as a function of time since the response was previously made, ये किसका कॉन्सेप्ट है, लॉरेंस का है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम बिहेवियर, दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ वैक्यूम बिहेवियर ओनली, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपर्ट एंड नोवाइस प्रॉब्लम सॉल्वर। Working backward is a strategy where one starts from the goal state and reason towards the current state, हाँ दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन, जीपीएस जैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर है मीन्स एंड एनालिसिस इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द गोल स्टेट, ये भी मीन्स एंड एनालिसिस की डेफिनेशन सही है। Some problems are better solved using visual representation, others using proportional representation, while some allow both equally, ये भी ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशन होते हैं जिसके लिए हम अलग अलग पाथ जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर है एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स टेंड टू फॉर्म अ प्लान बिफोर एक्टिंग एंड रीजन फॉरवर्ड रेदर देन बैकवर्ड, ये भी ठीक है, ठीक है, चारों ही ठीक है। देन ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कॉन्शियस एफर्ट एंड अटेंशन, नहीं ये सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कह रहे हैं, अपने आप हो रहा है, अब अपने आप कुछ चीज होगी तो उसमें कॉन्शियस एफर्ट थोड़ी होगा, वो तो बैकग्राउंड में चलेगा ना हमारे दिमाग में, द बैक ऑफ द माइंड, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो ए बी सी एंड डी हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज इंस्टिंक्ट एज पर फ्रॉइड, इंस्टिंक्ट हैव प्रेशर और स्ट्रेंथ, एम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कैथेक्सिस नहीं होता, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, सोर्स एम इम्पीटस SAIO ऑब्जेक्ट, ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, एम यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेशर और स्ट्रेंथ जो है ना वो एक्चुअली मोटिवेशनल स्ट्रेंथ है, फोर्स है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं या स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो ये तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, A B and C, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा।